नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं शिवानी जी की कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसमें उन्होंने कुछ हद तक दहेज प्रथा के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की है। और कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम कुछ चीज़ें चाहते हैं पर फिर भी उन्हें अनदेखा करके निर्णय कुछ और ही ले लेते हैं जो शायद हमारी रुचियों और हमारे विचारों के अनुकूल नहीं भी होता, पर कई बार परिस्थितियां या कई बार परिवार के अन्य सदस्यों का दबाव हमें कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी शिवानी जी की। और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गजदंत। लक्ष्मी के कटाक्ष की महिमा आज इतने वर्षों बाद समझ पाई हूं। चाहने पर निश्चय ही श्रीपति प्रिया कामदेव के कठिन बाणों को व्यर्थ सिद्ध कर सकती है। ऐसा नहीं होता तो क्या उस विकट प्रणय ज्वर का रोगी गिरीन्द्र घातक स्मरगरल पान कर भी लक्ष्मी का वरद हस्त थामते ही ऐसे लहलहा उठता। उस वर्ष नियति की तर्जनी का आदेश ही उसे मेरे पास उसकी नई नौकरी का पहला अवकाश बिताने खींच लाया था। एक तो गर्मियों में नैनीताल का प्रत्येक गृह अतिथियों से भरा रहता है। उस पर मेरा बंगला तो उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु था। अयार पाटा के प्राकृतिक कुहासे से घिरे अपने उस आवास की स्मृति अब भी बीच बीच में मुझे विह्वल कर उठती है। एक ओर चाइना पीक की उत्तुंग चोटी, दूसरी ओर जगमगाती बत्तियों के साथ किसी अज्ञात बंदरगाह पर लंगर डाले जहाज सा खड़ा बिरला विद्या मंदिर, सुदूर नैनीताल के मंदिर की ठुनकती घंटियां और अयार की वो अनोखी बयार मेरे आत्मीय स्वजनों को प्रतिवर्ष खींच लाती। उस बार भी मेरे यहाँ पूर्ण कुंभ जुटा था। इसी से मैंने निम्मी को अपना हाथ बटाने के लिए बुला लिया था। मैं जब भी उसे बुलाती उसकी माँ उसे सहर्ष भेज देती। तुम्हारे पास 10-20 दिन रह लेती है तो लड़की का चेहरा निखर आता है। अरे घर पर तो 2 जून खाना भी नहीं जुटता भागी को। निम्मी की माँ तारा मेरे दूर के संपर्क की ममेरी बहन थी। कभी 7-8 थान गाय भैंस, मकान दुकान सब कुछ था, किंतु धीरे धीरे उसके पति का विलासी स्वभाव उसे पथ की भिखारिणी बना गया था। जब पिता ने पुत्र की गतिविधि देखी तो उसे बांधने सुंदरी तारा से फेरे फिरवा चाय की दुकान खोल दी। रसप्रिया ग्राहिकाओं की ही भीड़ जुटने लगी। बिना पैसों के ही ग्राम की तरुणी विधवाओं और अनब्याही किशोरियों के कंठ सिक्त होने लगे। और एक दिन तारा के वृद्ध श्वशुर के पीड़ित हृदय के साथ साथ पति की दुकान भी बैठ गई। फिर उसके मन चले पति ने डेली पैसेंजरी का सर्वथा मौलिक धंधा अपनाया। नित्य अल्मोड़ा जाता, गुड़, चाय, साबुन मिश्री थैलों में लाता और घर पहुंचाता। पर कुछ ही महीनों में फिर नारी की नित्य नवीन फरमाइशों ने पुरुष के दुर्बल चित्त को पराजित कर दिया। टिकुली, रंगीन फुंदे और सुवासित केश तैल पुनः महाऔदार्य से निशुल्क वितरित होने लगा। 2 पुत्रियों का पिता बन जाने पर भी उसके निरंकुश स्वेच्छाचारी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु जितने ही अकर्मण्य मेरे बहनोई थे उतनी ही कर्मठ थी मेरी बहन तारा। उसी ने अमानवीय धैर्य से बंधक धरे खेत छुड़ाए, बैलों की जोड़ी ली और रिक्त खूंटे से एक अधेड़ सी गाय भी पाल ली। उसी की बड़ी पुत्री निम्मी अब 17 वर्ष की हो चुकी थी। देखने में, ढोलक लेकर सोहर बनने, गाने में, चौकपुर अल्पना देने में वो बेजोड़ थी, किंतु स्वास्थ्य की पूंजी थी अत्यंत सीमित। तुमने बड़े कर्म किए हैं तारा, मैं कहती।
लड़की की यही गठन रही तो 7-8 साल तक तुम इसके विवाह की चिंता से दूर रह सकती हो। ठीक ही कह रही हो दीदी, वो एक लंबी सांस खींचकर कहती। पर हमारे समाज को तो तुम जानती ही हो, पराई अनब्याही बेटियों की उम्र तो उनके जिह्वाग्र पर रहती है। जितने दिन भी निम्मी मेरे पास रहती, मैं गृह कार्य से जीवन मुक्ति सी पा लेती। मेरे उठने से पहले वो न जाने कब उठ नहा धो चाय का पानी चढ़ा देती। कौन अतिथि कलई का गर्म ग्लास थमाता है, किसे ट्रे का आडंबर पसंद है, सब उसे कंठस्थ रहता। इधर सबकी बेड टी निपटती, उधर वो टोस्ट सेक अंडे उबाल नाश्ते का आयोजन कर डालती। उस पर्व को भी कुशलता से निपटा स्वयं ही सब्जी काट छौंक दाल चढ़ा चावल बीनने बैठ जाती। जब हम खाना खा लॉन में पहाड़ की क्षण स्थायी धूप का आनंद लेने बैठते, वो अपना कोई अदबुना स्वेटर या मोजा लेकर सीके खटकाने लगती। लगता था विधाता ने उस परिश्रमी किशोरी का एक एक पल पूर्व नियोजित कर उसे सिखा पढ़ा दिया है। उसी वर्ष उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। इसी से परीक्षा के परिश्रम ने कमनीय चेहरे की कांति को मलिन कर दिया था। फिर भी उजड़ जाने पर भी दिल्ली दिल्ली ही थी। उस साल ठंड बेहद थी और उसके पास पहाड़ी ऊन का एक खुरदुरा सा कार्डिगन ही था। इसी से मैंने उसे अपना एक काला शॉल निकाल कर दे दिया। उसे ही ढांप ढूप वो चूल्हे के पास रोटी सेकने बैठी तो मैं उसे देखती ही रह गई। शॉल का जीर्ण कलेवर भी जैसे उसकी लावण्य द्युति से नवीन हो उठा था। इधर मैं जानबूझकर ही उसे जनेऊ, शादी, मुंडन में निमंत्रणों के साथ ले जाती थी। उसकी मां ने मुझसे बार बार कहा था कि कहीं भी कोई सुपात्र दिखे तो उसे सूचित करूं। उसका रूप निश्चय ही देखने वालियों का कौतूहल जागृत कर देता। होता भी ऐसा ही। महिलाओं के नाना प्रश्न मुझे बींध देते। कौन है जी ये? किसकी बिटिया है? और जहां मैं उसके अभागे जनक का नाम बताती, एक साथ ही कौतूहल में उठी 20 भ्रकुटियां नीचे झुक जाती। कौन नहीं जानता था उस रूप पिपासु आदमखोर को? कॉर्बेट वाले क्रूर नरभक्षी से क्या वो किसी अंश में कुछ कम था? एक बार तो सुना बाड़े खोला की डोमनियां उसकी तीखी नाक ही काटने जा रही थी। किसी दयालु पुरोहित ने बीच बचाव कर उसे छुड़ा लिया था। उस पर उस निरीह किशोरी का विवाहाकाश गहन मेघ खंडों से आच्छन्न था, पर तब ही उस धूमकेतु के क्षणिक प्रकाश पुंज ने उस दुर्भेद्य अंधकार को चीर मुझे चौंधिया दिया था। उसका सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य, बेचारी को एक दिन नज़ले ने पकड़ लिया, फिर हो गया निमोनिया। गिरींद्र ने उसी वर्ष अपनी हाउस सर्जनी का कार्य संभाला था। नया नया मुल्ला था, इसी से शायद नमाज में दोहरा होता चला गया। कभी उसे सुई लगाता, कभी टेम्परेचर लेता, कभी अकारण ही पसलियां खटखटाता और कभी बाहों का सहारा दे उसे ग्लूकोज पिलाता। मामी ये बेहद एनीमिक है, लखनऊ जाते ही मैं इनके लिए विटामिन की गोलियां भेज दूंगा, वो कहता और मैं मुंह छिपाकर हंस लेती। जी में आता कह दूं, अब तुझे लखनऊ पहुंचकर गोलियां नहीं भेजनी होंगी गिरींद्र। देखता नहीं, तेरा स्पर्श पाते ही तो अदृष्ट विटामिनों का अबीर उसके सुचिक्कन कपोलों को रंग जाता है। इससे बढ़कर भला संसार का कौन सा विटामिन हो सकता है। 7वें दिन बुखार उतर गया और फिर एक दिन वो बड़े उत्साह से कहने लगा, मामी जी कहें तो इन्हें थोड़ा घुमा लाऊं, टहलने से थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा। मेरे अधरों पर यत्न से छिपाए जाने पर भी छलक आए स्मित को देख वो सहसा खिसिया गया। हाँ हाँ, मैंने कहा,
घूम आने मी, शॉल ओढ़कर जाना, समझी? और जब वो मेरे ही घातक आदेश का पालन करती, काले शॉल में सफेद चेहरा ढांप गिरीन्द्र के साथ पगडंडी उतरने लगी, तब स्वयं मेरी अंतरात्मा ही मुझे धिक्कार उठी। छी छी, ये कैसा बचपना था मेरा। सब कुछ जानबूझकर भी मैं अभागिनी को सब्ज बाग क्यों दिखा रही थी? क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षिणी ननंद को नहीं पहचानती? अपने इस इकलौते सुदर्शन पुत्र को लेकर वो तो इसके जन्म से ही उसके और अपने भविष्य का सुनहला जाल बुन रही थी। प्रतिष्ठा, सत्ता, वैभव और कीर्ति के छलनामय आकर्षण का मोतियाबिंद अब पूर्ण रूप से उसकी आंखों की ज्योति छीन चुका था। जो अपनी एक मध्यम वर्गीय क्लर्क से ब्याहे जाने की व्यथा को, अपने तेजस्वी सौंदर्य की पराजय की मर्मांतक वेदना को किसी समृद्ध परिवार की राजकन्या को बहू बनाकर भूलना चाहती थी, उसे क्या मेरी दरिद्र भतीजी का सौंदर्य बांध पाएगा? फिर क्या जीवन के लंबे अनुभव ने मुझे ये नहीं सिखा दिया था कि कर्तव्य और प्रेम के कठिन संघर्ष में कोई विरला ही प्रेम का कंटकाकीर्ण पथ चुन पाता है? फिर भी जानबूझकर मैं उस कान कौवे बाज दुस्साहसी बालक की भांति उन्हें ढील देती रही, जो ये जानकर भी कि उसकी डोर बहुत छोटी है और उसे शीघ्र ही पतंग नीचे खींचनी होगी, ढील पर ढील दिए चला जाता है। हुआ वही जो ऐसी अवस्था में होता है। डोर सहित पतंग भी मेरे हाथ से निकल गई। दोनों नित्य ही एक ही जनशून्य पगडंडी का सूत्र पकड़कर उतरते और दिन डूबते लौटते। एक दिन मैं खिड़की पर खड़ी थी। कोहरे और सांझ के धुंधलके में वो दोनों शायद मुझे देख नहीं पाए। निम्मी का एक हाथ पकड़ गिरीन्द्र उसे ऊंची ऊंची पगडंडी फंदा रहा था। अचानक उसने न जाने क्या कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने उसकी ऐसी उन्मुक्त खिलखिलाहट पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे अनायास ही उन पंक्तियों का स्मरण हो आया। किसलय सुकुमारम पाणिमालंब्य देव्याः विधिधर्तिस्खिभिः संकथाभीर दिनांते। जब श्री राम सीता का किसलय सुकुमार हाथ पकड़े गोदावरी तट पर टहलते थे और स्तुति पयसी तटिन्याः सैकते चंक्रमस्य, उनकी पदचाप रेत पर गहरी रेखाएं छोड़ जाती थीं। क्या पता आज भी उस जनशून्य पगडंडी पर दोनों की अमिट पदचाप अंकित हो। इधर गिरीन्द्र की छुट्टियां खत्म हो चली थी और जाने के पहले दिन तो दोनों ने जैसे नाक ही काटकर जेब में डाल ली थी। रात के 8 बजे लौटे तो मेरा चेहरा क्रोध से तमतमा देख निम्मी चुपचाप चौके में घुस गई। मैं कुछ भी नहीं बोली, किंतु मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो जाने से पहले छोकरे से ठीक ठाक पूछ ललिता को चिट्ठी लिखनी ही होगी। किंतु मेरे उससे कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं उठा। रात को वो स्वयं ही मेरे कमरे में आ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। कभी टेढ़ी और कभी सीधी मांगे निकाल निकाल उसका अस्तित्व मिटाने लगा। स्पष्ट था कि इस व्यर्थ केश सज्जा के माध्यम से ही मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। क्या बात है गिरीन्द्र? मैंने कहा। क्यों, तुम्हारी मां को लिख दूं? मतलब क्या लिख दूं कह रही हो? उसके अनजान बनने की चेष्टा उसके आनंदी स्मित के साथ ही उसकी नुकीली मूछों को आर्द्र कर गई। बनो मत भांजे, मैंने कहा। कल जब निम्मी तुम्हें कोट थमा रही थी तब लज्जा, समर्पण, असहायता की त्रिवेणी का संगम ना देख पाती? ऐसी मूर्ख नहीं हूं मैं, समझे? आखिर 20 साल से उपन्यास कहानियों में तुम जैसे सैकड़ों जोड़ों को अपनी लेखनी से हाँक कर चरा चुकी हूं। पर सुनो गिरीन्द्र, तुम्हारी माँ को मैं जानती हूँ। वो कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी।
क्यों? उसका दयनीय चेहरा देखकर मुझे तरस आ गया। इसलिए कि तुम्हारे दुर्भाग्य से निम्मी के पिता के वैभव का ही नहीं, चरित्र का पलड़ा भी झुका हुआ ही है। तुम क्या सोचती हो, मैं पैसे के लिए विवाह करूंगा? वो तो नक गया। मैं क्यों सोचूंगी गिरीन्द्र, पर तुम्हारी मां ने तुम्हारे जन्म से पहले ही ऐसा सोच लिया था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने एक नहीं अनेक बार मुझसे कहा है कि जब भी बहू लाएंगी ठोक पीट कर ऐसे ग्रह की कन्या लाएंगी जहां लक्ष्मी स्थिर आसन लगाकर विराजमान हो। तुम अम्मा को सब समझाकर लिख दो ना मामी। क्या समझाकर? मैंने जानबूझकर ही उसे छेड़ दिया। यही सब। और फिर लड़कियों की भांति लजाता लाल पड़ गया था वो। मेरा पत्र और गिरीन्द्र शायद एक ही डाक गाड़ी से निकले होंगे। उत्तर भी मुझे समय से ही मिला था, किंतु पत्र की कटु भाषा में यदि जलाने की शक्ति होती तो मैं निश्चय ही झुलस जाती। पत्र क्या था जिसे शायद जानबूझकर ही मुझे अपने दुस्साहसी प्रस्ताव सहित भस्म करने भेजा गया था। छी छी, तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी भाभी। और कोई नहीं मिला तुम्हें? वो नकट्टे रमेश की बिटिया ही रह गई थी मेरे लिए। तुम्हें तो पता है अभागे ने शादी से पहले मुझे कैसी कैसी नंगी चिट्ठियां लिख मारी थी। तुम कहती हो गिरीन्द्र को लड़की बेहद पसंद है। अपने ये प्रणय प्रसंग अपने कथानकों तक ही सीमित रखो, समझी? मैंने गुस्से में भुनभुनाकर चिट्ठी फाड़ दी। 3 महीने तक मुझे फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। चौथे महीने ये तार मिला, फौरन चली आओ। मेरे नंदोई रक्तचाप के पुराने मरीज थे। कहीं कुछ स्ट्रोक तो नहीं पड़ गया? मैं भागती भागती गई। मैं जानती थी तुम अवश्य आओगी। ललिता ने मुझे बाहों में भर लिया। बड़ी ऊंची जगह से गिरीन्द्र का रिश्ता आया है। कलकत्ता के पास रहते हैं वर्षों से। प्रवासी पहाड़ी परिवार है। लाखों का कारोबार है। संबद्ध समृद्धि सब एकदम ऊंची, और उस पर इकलौती पुत्री है। सोचा मैं लड़के को लेकर गई तो सहज रूप से खुल नहीं पाएगा। तुम्हें मानता भी बहुत है। एक ही सांस में सब कुछ उगल ललिता बुरी तरह से हाँफने लगी थी। न चाहने पर भी व्यंग से मेरे अधर तिलमिला उठे। मानता तो बहुत है। मानता तो ऐसी बेरुखी से मेरी दरिद्र भतीजी का रिश्ता फेर देता। ओह, लगता है तुम अभी भी उस सिड़बिल्ले युवा की बिटिया की बात भूली नहीं हो। फिर वो कौन तुम्हारी सगी भतीजी है जी? क्षण भर पूर्व की स्नेह सौजन्यमयी मेरी ननंद सहसा कलह प्रिया रणचंडी बन गई। सोचा था तुम बंगाल में बहुत रही हो, उसके अदब कायदे जानती हो। और फिर एक बात ये भी थी, इस बार उसके प्रस्ताव के दुर्बल पक्ष ने सहसा उसकी वाणी को निस्तेज बना दिया। क्या? लड़की देखने में साधारण है, कुछ अंग दोष भी है शायद। वो फुसफुसाई। क्यों? लंगड़ी है या कानी? न चाहने पर भी 2 दिन पूर्व बस स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई भतीजी के म्लान अवसन्न चेहरे की स्मृति मुझे कर्कशा बना रही थी। तुम क्या सोचती हो जी? मैं क्या गिरीन्द्र की सौतेली माँ हूं जो उसके लिए कानी लूली लड़की लाऊंगी? वो तो सुना है जरा सा दांत ऊंचे हैं, इसी से तुम्हें बुलाया था। कहानियां लिखती हो और नायिका का ऐसा सुंदर वर्णन करती हो, निश्चय ही। मैंने इस बार भुनभुनाकर उसे बीच में ही रोक दिया। वाह, खूब कही। कहानियां लिखती हूं तो क्या अपनी लेखनी से तुम्हारी भावी पुत्रवधू के ऊंचे दांत भी भीतर ठूस सकती हूं? मेरी लेखनी केवल काल्पनिक नायिका का ही सौंदर्य संवारती है। ललिता, यथार्थ को संवारने की शक्ति विधाता ने मुझे नहीं दी है। मेरा मतलब तुम समझी नहीं। उसका गला सचमुच ही रुंध गया। मैं चाहती हूं
उसी अपनी भाषा में उसे समझा बुझाकर ये कह दो कि लड़की बहुत अच्छी है, सूरत शक्ल कितने दिन टिकती है। अब अपनी उस किशोरी मौसी को ही ले लो, जवानी में कैसा नूर था चेहरे पर जब अधेड़ हुई तो मक्खियां भिन भिनाने लगी। हटो जी, मुझे तो अभी भी अपनी मौसी उतनी ही सुंदर लगती हैं, मैंने कहा। पर अंत तक नाना तर्क वितर्कों के भंवर जाल में डगमगाती भांजे की भाग्य तरिणी की कर्णधार बनी मैं उसे ठाकुर ग्राम ले गई। कलकत्ता से 100 मील की दूरी पर बसा ठाकुर ग्राम नाम से ही ग्राम था। वैभव में किसी भी शहर के वैभव को फीका कर सकता था। सियालदा में जोशी जी अपनी इम्पाला गाड़ी लेकर स्वयं हमारी अगवानी करने के लिए उपस्थित थे। उनकी वेशभूषा, उनका आंग्ल उच्चारण एकदम त्रुटिहीन था। पग पग पर हमें अपने अभिजात्य, वैभव, पद प्रतिष्ठा से अवगत कराते। वो जब अपनी कोठी के अहाते में पहुंचे तो दिन डूब चुका था। झाड़ फानूसों की झनकती घंटियों के साथ लौह श्रृंखलाओं में जकड़े उनके खूंखार एल्सेशियन की भौं भौं, चमकती वर्दी में काले चेहरों पर पॉलिश सी किए सतर खड़े उनके संथाल बैरे बटलर देख हम दोनों बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। इस कमरे में मैंने आपके रहने की व्यवस्था की है, कहे उन्होंने जिस जादुई कमरे का चमकता द्वार खोला। उसका वैभव हमें फिर चौंधिया गया। कमरा क्या था, किसी 5 स्टार होटल का सजा सवरा कक्ष। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने आतिथ्य में उसने सामान्य सी भी त्रुटि नहीं रहने दी थी। अभी तक हम गृह स्वामिनी से नहीं मिले थे, पर जब गृह स्वामी की ही ऐसी परिमार्जित रुचि थी तो स्वामिनी भी निश्चय ही ठसकेदार होगी। कैसी ही संपन्न रुचि क्यों न हो। जहां तक व्यक्तित्व का प्रश्न है, गिरीन किसी भी कसौटी में खरा उतर सकता था। उसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी, किंतु कन्या यदि अपने पिता पर पड़ी होगी तो निम्मी के कमनीय चेहरे की स्मृति बड़ी सुगमता से स्वयं उसका भविष्य संवार लेगी। मैं मन ही मन प्रसन्न हुई थी। जोशी जी के चमकते जूतों से लेकर डिनर जैकेट, वॉयल शर्ट का स्टिफ कॉलर सब कुछ बेजोड़ था, किंतु उसके बौने कद और चेहरे ने जैसे उसके वैभव और वेशभूषा पर झाड़ू फेर कर रख दी थी। एकदम ही बौना कद, तंग पेशानी, इतनी बारीकी से तराशी हुई दाढ़ी की ठुड्डी एकदम ही नंगी लगती, चेहरे को अश्लील बना गई थी। माथा संकुचित तो था ही, उस पर कुटिल आंखों के सानिध्य ने उसे और छोटा बना दिया था। मोटे अधर ऊपर से पतली होने पर भी नीचे से सहसा फैल गई नासिका के कुछ कुछ फूले नथुने देखने वाले को सहमा देते थे। कुल मिलाकर चेहरा एक विलासी, कामुक, क्रूर व्यक्ति का ही लगता था। उस प्रौढ़ संसारी व्यक्ति का लौह पंजा किसी भी कलाई को एक बार पकड़ सहज में छोड़ने वाला पंजा नहीं था। उसकी सॉसेज सी प्रथुल उंगलियों की अदृश्य पकड़ में अपनी निरीह दुर्बल चित्त भांजे की कलाई को थरथराते मेरी अनुभवी दृष्टि ने देख लिया था। जोशी जी हमें बड़े ही स्नेहपूर्ण सौजन्य से अपने खाने के कमरे में ले गए और घुमा घुमा कर अपना अपूर्व संकलन दिखाने लगे। सुंदर वन में मारी गई नील गाय का सिर, दीवार पर टंगा काला ढूंगी के गुलदार का द्वीपचर्म, बुंदेलखंड के गहन वन में उनके अचूक निशाने का शिकार चीतल और सौराष्ट्र के किसी अरण्य से लाद कर लाया गया अरना भैंसा। और ये मेरा सेलर है। एक अर्धचंद्राकार शीशम के अधर में त्रिशंकु से लटके टुकड़े पर सधी अदा से बांह टिकावो कांच की अलमारी में बंद बोतलों की ओर गर्व से देखकर मुस्कुराने लगे। फिर एक एक कर उन्होंने इनसे हमारा विधिवत परिचय भी करा दिया।
ये बोतल मेरे एक राजनीतिक मित्र मेरे लिए लाए थे। गत वर्ष एमपी दल का नेतृत्व करने रूस गए थे, और ये क्रीमडी मिंट तो हमने अपनी समधिन के लिए सेध कर रखी है, और ये कोनियाक तो मैंने बेटी से पहले जन्मदिन की पार्टी से छिपा कर रख ली थी। आइए पहले आपको मिसेस जोशी से तो मिला दूं। अरे भाई, कहाँ हो? जिनकी कहानियों की तुम उपासिका हो, वो आज तुम्हारे सौभाग्य से सशरीर यहाँ उपस्थित हैं। एक लेसदार झाड़न से हाथ पोंछती मिसेस जोशी नम्रता से अभिनंदन की मुद्रा में दोहरी होती हमारी ओर बढ़ी, तो उनकी असंख्य ठुड्डियों के बीच से उनका चेहरा ढूंढने में मुझे कुछ समय ही लगा। कटिहीन भी मोदर उनकी हर पदचाप के साथ यत्न से जमाई गई जेली ही की भांति हिल रहा था। ये महिला कैसे उठ बैठ पाती होगी? मैं यही सोच रही थी कि सहसा उनकी किसी दूध पीती बच्ची किसी आवाज ने मुझे दूसरा धक्का दिया। उस विशाल शरीर के अनुपात में किसी पिद्दी किसी चींची के स्वर में हम दोनों को एक साथ चौंका दिया, जैसे किसी उत्तुंग देवालय की छत से लटकी कोई नन्ही सी घंटी खनकी। आइए आइए, पहले खाना खा लें, एकदम ठंडा हो जाएगा। ए जो गोनू, आलोटा निबिये दे तो रे। उन्होंने अपने एक भुजंग से काले मुछंदर बैरे को आदेश दिया और खट से बत्ती बुझ गई। मेज पर लगी मोमबत्तियों के प्रकाश में जोशी दंपति ने फिर हमें अपनी अपूर्व व्यंजनों की सुगंध से बेहोश सा कर दिया। मेरा बचपन कैशोर रियासतों में बीता है। उस दिन उन्हीं विस्मृत दरबारी भोजों की स्मृति मुझे विह्वल कर उठी। हमारे पीछे खड़े दक्ष बैरे जैसे चतुर्भुज किसी चार चार बाहों से हमें परिवेशन करते जा रहे थे। बेबी, सहसा बड़े ही नाटकीय ढंग से किसी पूर्वाभ्यास किए सूत्रधार की ही भांति जोशी जी ने पुकारा। एक साथ ही हम दोनों पर्दे की ओर उठी। मुझे तो ये भी लगता है कि कमरे की बत्ती भी उस दिन पुत्री के व्यक्तित्व के दुर्बल पक्ष को रहस्यमय ढंग से छिपाने के लिए ही बुझाई गई थी, और उस कैंडल लाइट डिनर के आयोजन में जोशी जी का चतुर मस्तिष्क बहुत पहले ही अभिमन्यु का चक्रव्यूह रच चुका था। ही कर अपनी विलंबित विदेशी नींद से हमें घायल करती बेबी माता और पिता के बीच बैठ गई। उसे आने और कुर्सी पर बैठने में मुश्किल से 2 सेकंड लगे होंगे, किंतु उस संक्षिप्त अवधि में भी हमने उस विचित्र शरीर की ज्योमेट्री बांच ली थी। लड़की ने माँ का स्वास्थ्य और पिता का कदर्य चेहरा तो पाया ही था, किंतु उन अधरों को चीरते फाड़ते जो 2 लंबे दांत सीधा आकर हम दोनों के कलेजे में धंस गए थे, वो निसंदेह विधाता का सर्वथा मौलिक प्रयोग था। मैंने एक से एक मोटी लड़कियां देखी हैं, किंतु वो मोटापा स्वयं अपने में एक अनोखी मिसाल था। कसे गए हज ब्लाउज में मांस की अनावश्यक परतें कंठ से नीचे गलग्रह बनी लटक रही थी। उधर बैल की सी भाव शून्य आंखें, पिता के से ही सेम के बीज के से नथुने और भयावह गजदंत। मैं चेष्टा करने पर भी दोबारा उसकी ओर आंखें नहीं उठा पाई। उसके आते ही पूरे कमरे को एक मनहूस चुप्पी ने घेर लिया। दीवार पर टंगा रवि वर्मा अंकित दक्षिणी सुंदरी का भव्य तैल चित्र, सौराष्ट्र का अरना भैंसा, काला ढूंगी का गुलदार, सब कुछ निस्तेज हो उठे। मेज पर संवरे एक एक व्यंजन में जैसे मक्खियां तैरने लगीं। मुझे एक कौर भी नहीं निगला गया। मैंने कनखियों से काक दृष्टि से देखा। मेरा भांजा भी रुमाली रोटी का सा रोल बना आलू दम के आलू से बिलियर्ड सा खेल रहा था। मेरा मन अकारण ही मत्त मयूर सा नाच उठा।
अब निश्चय ही मेरी निम्मी का मैदान साफ था। पर आश्चर्य भी हुआ था कि इस युग में जहां बदसूरत कपोल ठुड्डी यहाँ तक कि कुरूप नासिका को भी प्लास्टिक सर्जरी से संवारा जा सकता था, जहां विज्ञान ने दिल की ही नहीं दिमाग के आरोपण की भी संभावना से त्रस्त मानव को आश्वस्त कर दिया था, वहां जोशी जी पुत्री को इन मनहूस गजदंतों से मुक्ति कैसे नहीं दिला पाए। थोड़ी ही देर में बेबी खाने से खेलकर उठ भीतर चली गई। मैंने देखा कि उस बुलंद इमारत का आगा और पीछा समान रूप से अनाकर्षक था। उधर चाणक्य भी अपनी शिखा की बंधी गांठ खोलने लगा था। आओ बेटा, गिरीन्द्र को उन्होंने अपनी तर्जनी के आदेश से उठा लिया। तुम्हें हम अपना क्लब दिखा लाएं, जरा देख तो लो कि चाहने पर मनुष्य कैसे कैसे जंगल में भी मंगल रचा सकता है। कमरे की मनहूस चुप्पी में गुदगुदे कालीन को व्यर्थ ही अपने पैर के अंगूठे से कुरेदती मैं कन्या की जन्मदायिनी के साथ अकेली रह गई। बहन, आज अच्छा दिन है, तुम अपनी स्वीकृति दे दो तो हम भी रोली तिलक ले आए। मैं संभलती कि इससे पूर्व ही उस व्यवहार कुशल महिला की गुदगुदी मांसल हथेली में मेरा हाथ डरे सहमे कबूतर सा फड़फड़ा रहा था। इसके दांत, वो एक पल को कुछ सकुचाकर फिर दबंग बन गई और निसंकोच धारा प्रवाह वाणी में उस विलक्षण दांतों का परिचय देने लगी। कुछ ऊंचे हैं, पर लड़की मेरी गाय से सीधी है बहन। कोई 10 जूती भी मार दे तो चूं न करे। वैसे इसके पिता इसे सबसे प्रसिद्ध डेंटल क्लिनिक में भी दिखा चुके हैं, पर दुर्भाग्य से कोई भी इन्हें तोड़ने को राजी नहीं हुआ। कहते हैं इस अभागे दुश्मन दांतों की जड़ें इसके दिमाग से जुड़ी हैं। हो सकता है तोड़ने पर मानसिक संतुलन ही खो बैठे। वो तो बिना दांत तोड़े भी शायद वो खो बैठती, मैं कहने को ललक उठी। सचमुच ही उसका मंगोल चेहरा किसी वज्र मूर्खा का ही था। देखिए, मैंने गंभीर स्वर में कहा, ये बात तो गिरीन्द्र ही बता सकता है, उसी से पूछ लें। हो सकता है मेरे सामने संकोचवश कुछ ना कह पाए। आप क्लब ही जाकर उससे पूछा ही ना। मैंने बड़े कौशल से फिर अपने गले का फंदा काटकर दूर फेंक दिया। ओह धन्यवाद, कैसी विलक्षण सूझ है आपकी। तभी तो आपकी कहानियां इतनी दिलचस्प लगती हैं मुझे। मैं अभी जाती हूँ। क्यों बहन जी, बेबी को भी ले जाओ? एकदम कठपुतली सी ठुमकती वो मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। हाँ हाँ, ले जाइए ना। शायद खाने की मेज पर ठीक से ना देख पाया हो। मेरा तीखा व्यंग तेल से सने पात्र पर जल की निरीह बूंद सा ढलक गया। थोड़ी ही देर में माँ बेटी की बौने सर्कसी जोकरों की सी जोड़ी को विदा होते देख मैं निश्चिंतता की सांस ले रही थी। पर क्या मैं जानती थी कि उस माँ के साथ भेजने में मेरा कुटिल अभिप्राय जान लेने को छोड़ी गई मूठ की ही भांति स्वयं प्रेरक को भी निष्प्राण कर देगा। बड़ी देर बाद जब उत्फुल्ल परिवार क्लब से लौटा, तब वराह दंती बेबी का निर्विकार भावशून्य चेहरा भी प्रसन्नता से दमक रहा था। जोशाइन ने उसे मेरे पैरों पर लगभग ढकेल ही दिया था। पैर छू इनके, आज से ये तेरी मम्मियाँ सास हैं। मैं एक क्षण को स्तब्ध रह गई। तब क्या अभागा जानबूझकर ही आंखें बंद कर अंधे कुएं में कूद पड़ा था? रात्रि के एकांत में अगल बगल सोने पर भी मैं फिर उससे एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी। कौन कहता है कि देवता भी स्त्री चरित्र को नहीं बांध सकते? पग पग पर गिरगिटी रंग बदलने वाले पुरुषों पर
हमारे रस सिद्ध कवि, गुणी, नीतिज्ञ ऐसी कोई उक्ति क्यों नहीं लिख गए? दूसरे ही दिन हमें जाना था। इसी से बड़े तड़के ही जोशी दंपति ने हम पर उपहारों की चांदमारी सी ही कर दी। हीरे की अंगूठी, मखमली थैली में सोने की मोहरें, घर भर के लिए बंगाल की प्रणामी प्रथमानुसार भारी भरकम साड़ियाँ, बाग बाजारी रसगुल्ले और भीम नागी संदेश। स्वयं अपनी ही भारी और गैंजा की असली जरी को संभालती मैं अपने क्षत विक्षत चित्त की वेदना भी एक क्षण के लिए भूल बिसर गई थी। विवाह की तिथि भी उन्होंने उस दिन निश्चित कर तीसरे ही महीने विवाह निपटा दिया था। गिरीन्द्र मेरी इकलौती ननंद का इकलौता पुत्र था। इसी से ये कैसे हो सकता था कि मैं ना जाती। मैं गई, पर उस आनंद और महोल्लास के बीच काले शॉल में लिपटे डबडबाए सफेद चेहरे की स्मृति मुझे रह रहकर व्याकुल कर उठी थी। मुख में कलकत्ते का स्पंजी रसगुल्ला दबा रहने पर भी स्वाद बीच बीच में स्वयं ही कड़वा हो उठता था। जी में आता था थूक दूं, जैसे कोई कड़वी कैप्सूल कंठ में ही अटक अपनी कड़वाहट का जहर मेरी पूरी श्वास नली में घोल रही थी। बहू आई और साथ में आया समुद्र मंथन से निकला रत्नों का स्तूपाकार अंबार। टेलीविजन, गाड़ी, स्टीरियो, इंपोर्टेड फ्रिज, डिनर सेट, चांदी की कटलरी और सोने का डिकैंटर। उन सब की चकाचौंध के बीच अधरों से बाहर लटके गज दंतों को देखने की न किसी को लालसा थी न अवकाश। कोई साड़ियों की जरी तौल रही थी, कोई कंठाहार के हीरों पर न्योछावर हो रही थी, कोई अनोखे फ्रिज का चिकना कपाट खोल ऐसी ललक से भीतर झांक रही थी जैसे नई बहू का घूंघट उठा सलोना चेहरा पहली बार देख रही हो। ललिता को तो दम मारने की फुर्सत नहीं थी। इधर उधर भागती, मिठाई के डिब्बे संभालती, वो पुराने दमे के मरीज की भांति हांफती जा रही थी। अरे ललतो, उसकी जिठानी ने दूर से अपने भारी कंठ की बंदूक दागी। बूंदी के लड्डू तो डबल साइज के हैंगे री, जरा संभल के तोड़ियो, कहीं उनमें भी मोहरे ना भरी हो समधी ने। साथ ही रत जगह की रत्नारी उनींदी बीसियों आंखें चमकी और बन्ना घोड़ी गाए गए। अध बैठे कंठों के समवेत कह कहे से कोहबर गूंज उठा। बेहया गिरीन्द्र नई बहू के सोने के गुच्छे में फ्रिज की चाबी पिरो रहा था। एक बार भी उसने सिर उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं समझ गई कि बेचारा स्वयं ही अंतरात्मा के चाबुक की सड़ासड़ मार से तड़प रहा है। मैंने सामान कार में रखवाया। चलने लगी तो ललिता ने हाथ पकड़ लिया। हाय, एक दिन तो और रुक जाती, बहू का पूरा सामान भी तो नहीं दिखा पाई। उनके स्वर में स्नेह का लवलेश भी नहीं था। उस कंठ का अहंकार ही एक बार फिर मेरे कटे घाव पर नमक बुरक गया। जो देखने लायक चीज थी उसे तो देख ही लिया है ललिता, अब सामान देखकर क्या करूंगी। काले शॉल वाला चेहरा मेरे जिह्वाग्र पर बैठ जैसे स्वयं मुखरा बन प्रतिशोध ले रहा था। अरे हाँ, तुम्हें तो बताना ही भूल गई। दर्पदीप्त स्वर अब उसने शायद जानबूझकर ही आसपास खड़ी महिलाओं को सुनाने के लिए और ऊंचा कर दिया। द्वार 4 में बहू के नाम पर 1.25 लाख के बीमे का कागज भी रख दिया था समधी ने। अच्छा, चलते चलते फिर मैंने भी अपनी दरिद्र भतीजी के अपमान का पूरा पूरा बदला ले ही लिया। ये कहावत तो आज तक सुनी थी ललिता कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आज उसे चरितार्थ होते भी देख लिया। मैंने कहा और देशी उस्तरे की धार सी अपनी ही
व्यंगात्मक घातक हंसी से ननन को घायल कर तेजी से सीढ़ियां उतर गई।